हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग इस चैनल पे इजीली लर्न करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक हे गाइस, वेलकम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो क्वेश्चन में हमारे पास प्रोसेस की आईडी जो है वो दी हुई है, उसके अराइवल टाइम और उसकी बर्स्ट टाइम जो है गिवन है, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम को। ओके, सो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्या है? ये एक सीपीयू का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसमें हमारे पास क्राइटेरिया होता है टाइम क्वांटम एंड उसकी मोड होती है प्रियम्पशन और प्रियम्पटिव, जो भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, प्रियम्पशन का मतलब हुआ जब हमारे पास प्रोसेस जो है रेडी क्यू में होते हैं, तो रेडी क्यू से प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाते हैं। तो रनिंग स्टेट में यानी कि सीपीयू जो है रनिंग स्टेट में प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम तक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो वापस से प्रोसेस जो है रेडी क्यू में वापस चला जाएगा। सी यहाँ पे जैसे कि हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम पढ़ा था, प्रोसेस जो है रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में जाते हैं सबसे पहले। ओके, रनिंग स्टेट मतलब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। कैसे एग्जीक्यूट करता है? क्राइटेरिया क्या है? टाइम क्वांटम, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम, जो हमारे पास टाइम क्वांटम है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम क्वांटम कितना है? 2 यूनिट्स। ओके, तो 2 यूनिट्स तक ही जो भी प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में आएंगे, जब उसको सीपीयू मिलेगा तो सीपीयू जो है हर एक प्रोसेस को 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस से वो प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में वापस चलाएगा। लेकिन अगर इस बीच अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद का जो हमारा स्टेट था टर्मिनेट स्टेट, उस पर प्रोसेस चला जाएगा और प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। सो गाइज, आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में जो है हम लोग को सिर्फ गैंट चार्ट नहीं बल्कि हम लोग को एक रेडी क्यू को भी मेंटेन करना होता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो आप लोग को इस तरीके से रेडी क्यू और रनिंग क्यू यानी कि गैंट चार्ट दोनों को ड्रॉ करना है। हम लोग को रनिंग क्यू को रेडी क्यू को क्यों मेंटेन करना है ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडी क्यू यानी कि हम लोग को जो भी प्रोसेस रेडी क्यू में हमारे पास आते हैं, जो भी प्रोसेस, उसमें हम लोग को यहाँ पे लिखना है, और जो प्रोसेस हम लोग का जो है रनिंग स्टेट में यानी कि जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग को यहाँ पे मेंटेन करना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो P1 जो है वो आया है 0 टाइम पे। तो 0 टाइम पे एक ही प्रोसेस आया है P1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू दे देंगे क्योंकि वो बस 0 ही टाइम पे आया है। गाइस, एक बात यहाँ पे याद रखिए, सिर्फ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम ही नहीं, किसी भी एल्गोरिदम में अगर हमारे पास प्रोसेस जो है रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे 0 टाइम पे कोई प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है, बस एक ही प्रोसेस जो है P1 वो प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में हम लोग को क्राइटेरिया को देखना नहीं है कि क्राइटेरिया क्या है, टाइम क्वांटम है, बर्स्ट टाइम है, या फिर जो भी है, क्राइटेरिया को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही प्रेजेंट है रेडी क्यू में तो हम लोग उसी को सीपीयू दे देंगे। हम लोग क्राइटेरिया के चक्कर में रहेंगे तो सीपीयू क्या रहेगा, वो तो आइडल रह जाएगा ना। तो एक प्रोसेस अगर 0 टाइम पे है तो उसको हम लोग सीपीयू दे दिए। अब इसको हम लोग को कितने टाइम तक चलाना है, इस प्रोसेस को हम लोग 2 यूनिट ऑफ टाइम तक चलाना है। तो 0 से लेकर के 2 यूनिट तक ही हम लोग इस प्रोसेस को चलाएंगे। तो 2 यूनिट तक चल गया, अभी कितना बचा है, 5 था इसका बर्स्ट टाइम, 2 यूनिट तक चल गया तो कितना बचा, 3। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको लिख देंगे 3, इसको कट करके 3 लिख दिए। ओके, अब 2 यूनिट ऑफ टाइम पे कौन कौन सा प्रोसेस जो है हमारे पास अराइव हुआ, 2 यूनिट ऑफ टाइम पे P2 और P3 अराइव हो गया। 1 यूनिट पे P2 आया था, 2 यूनिट पे P3 आया। तो हम लोग रेडी क्यू में यानी कि रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस, पहले P1 आया, फिर P2, फिर P3, तो P2 P3 तीनों लिख दिए इस तरीके से। लेकिन P1 भी जो है, P1 तो कंप्लीट हो गया, इसको काट देते हैं। P1 कंप्लीट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वो 3 यूनिट जो है एग्जीक्यूट करना बाकी है। तो जैसे मैंने अभी बोला, रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में जाएगा, और अगर वो बचा हुआ रहेगा तो फिर वापस से रेडी क्यू में चला जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है P1, ये वापस से क्या होगा, रेडी क्यू में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे काम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ये नहीं करना है कि P1 कंप्लीट हुआ 2 यूनिट ऑफ टाइम पे, अभी 2 यूनिट ऑफ टाइम है तो अभी ये बचा हुआ है, तो हम लोग फिर से जो है P1 को यहीं पे लिख दिए और P2 और P3 को जो है उसके बाद लिख दिए। वो चीज़ बस यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अगर वो चीज़ यहाँ पे करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी ही नहीं। जब हमारा प्रोसेस P1 जो है वो 2 यूनिट तक कंप्लीट हुआ, तो उस केस में जब हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को पढ़ा था, उसमें देखा था कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कब तक कहाँ से स्टार्ट हुआ,
कब कंप्लीट हुआ, उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, ये सब क्या होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव हो जाता है। तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, यहाँ पे P1 कंप्लीट हुआ 2 यूनिट और उसके बाद वापस से रेडी क्यू में जा रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होगी। तब तक हमारे पास P2 और P3 जो है वो रेडी क्यू में एंटर कर जाएगा वो, उसके बाद P1 जो है लास्ट में जाकर के लाइन लगाएगा। इसी तरीके से काम करना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, P1 को जो है यहाँ पे फिर से लिख देंगे और P2 P3 को बाद में। यहाँ पे अगर आप लोगों ने रेडी क्यू को मेंटेन कर लिया तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में गैंट चार्ट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, सिर्फ आप लोग को ध्यान देना है रेडी क्यू को। ओके, अब यहाँ पे हो गया 2 यूनिट ऑफ टाइम पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है P2, जो नेक्स्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे CPU दे देंगे। P2 को हमने CPU दिया, इसको भी हम लोग कितना यूनिट तक चलाना है 2 यूनिट, तो 4 तक चलेगा, 2 से 2 4 यूनिट। अब P2 का बर्स्ट टाइम था 3, 2 तक चला, इसका मतलब अब ये 1 बचा हुआ है। अब ये 1 क्या है बचा हुआ है, इसका मतलब वापस से ये जाके रेडी क्यू में एंटर करेगा, लेकिन उससे पहले देखना है कि 4 यूनिट तक कौन कौन सा प्रेजेंट हो गया हमारा रेडी क्यू में, सबसे पहले वो देखेंगे। तो 4 यूनिट ऑफ टाइम तक जो सारा प्रोसेस यानी कि P4 और P5 भी जो है आ गया है, तो P4 देन P5। ओके, फिर P2 जाएगा, पीछे लग जाएगा क्योंकि अभी भी ये 1 यूनिट बचा हुआ है, इसीलिए वापस से वो क्या हुआ रेडी क्यू में चला गया। P2 को यहाँ से कट कर देंगे। नेक्स्ट है P3 को हमने CPU दिया, P3 चलेगा सिर्फ 1, इसको सिर्फ 1 ही यूनिट है, तो 1 के लिए हम लोग चला देंगे 4 to 5। हमारे पास टाइम क्वांटम जो है 2 यूनिट है, लेकिन जब ये बोल रहा है कि इसको सिर्फ 1 घंटा ही चाहिए टाइम, 1 घंटा ही चाहिए एग्जीक्यूट होने में, तो हम लोग इसको 2 घंटा क्यों देंगे फालतू में। 1 घंटा बाद हम लोग को CPU को आइडल रखना है तो नहीं, तो 4 to 5 चला देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। सो P3 भी कंप्लीट हुआ। P3 क्या हुआ, रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में गया और फिर वो टर्मिनेट हो गया, वापस से ये रेडी क्यू में नहीं जाएगा क्योंकि ये 1 घंटा तक चला और फिर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फिर P1 को हमने चलाया 5 से 7 तक चलाएंगे क्योंकि ये 3 इसका जो है बर्स्ट टाइम है, तो 5 से 7 2 यूनिट चला दिया, तो 3 - 2 1 बच गया हमारे पास। अब 1 बच गया तो हम लोग को वापस से P1 को जो है रेडी क्यू में लिखना होगा। 7 यूनिट तक का तो सारा हम लोग का 4 पे ही सारा आ गया है, तो अब हम लोग को देखने का ज़रूरत नहीं कि कौन सा प्रोसेस जो है अराइव हो रहा है, सारा प्रोसेस अराइव हो चुका है। तो P1 क्या होगा, फिर से वापस जाके यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला P1 यहाँ पर से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास P4 प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे फिर लिखेंगे, इसको हम लोग चला सकते हैं, इसका 2 यूनिट है एग्जीक्यूशन टाइम, सो 2 यूनिट तक हम लोग इसको पूरा चला देंगे। इसको यहाँ से कट करते हैं, 7 to 9 ये प्रोसेस चलेगा और ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया है क्योंकि ये 2 यूनिट ही था, 7 से 9 चला, एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट है P5 को हम लोग यहाँ से निकालें, यहाँ पे डालें। P5 की जो है बर्स्ट टाइम है वो है 3 यूनिट, इसको 2 तक चलाना है, इसका मतलब ये 1 बचा हुआ रहेगा, 9 to हम लोग 11 चलाएंगे, 1 यूनिट बचा हुआ रहेगा, तो फिर से P5 को जो हम लोग रेडी क्यू में डाल देंगे। उसके बाद है P2, फिर P2 हम लोग लेंगे। P2 को हम लोग कब तक चला सकते हैं, 2 यूनिट तक चलाना है, लेकिन इसकी बर्स्ट टाइम देखिए 1 है। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ मुझे 1 घंटा लगेगा कंप्लीट होने में। ओके, तो इसको हम लोग 1 घंटा दे देंगे ना, 11 to 12 हम लोग इसको चला दिए, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट है P2 तो हो गया हमारा। P1 को हम लोग को भी P1 भी बोल रहा है 1 घंटा तक चलाओ, हम कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको भी 1 घंटा तक चलाए, 0 कर दिए, 12 to 13 चला दिए इसको। और उसके बाद लास्ट है P1 हो गया, लास्ट है P5 को हम लोग 13 to 14 चलाएंगे P5 को, क्योंकि ये P5 भी जो है 1 यूनिट बचा हुआ था, हो गया। तो 13 to 14 जो है P5 चला। सिर्फ एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है गैंट चार्ट और ये रेडी क्यू को मेंटेन करने टाइम कि जो प्रोसेस हमारा रेडी क्यू, पहले तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को रेडी क्यू को ही मेंटेन करना है, क्योंकि जैसे हम लोग सब एक एक करके जो है गैंट चार्ट में जो है डालते जाएंगे प्रोसेसेस को। रेडी क्यू को कैसे मेंटेन करना है, सिर्फ एक रूल, P1 जो प्रोसेस अराइव होगा उसको डालना है, और अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट से रेडी क्यू में जा रहा है, तो हम लोग को देखना है कि कोई प्रोसेस पहले अराइव तो नहीं हुआ है। अगर जो प्रोसेस अराइव हो गया है तो पहले उस प्रोसेस को लिखेंगे, बाद में जो हमारा प्रोसेस जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच करके रेडी क्यू में जा रहा है बाद में उसको लिखेंगे। बस ये चीज़ को ध्यान में रखना है, आगे आप लोग का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम जो हम लोग पीछे से देखते हैं कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, तो P1 कब कंप्लीट हुआ हमारा,
लास्ट से देखेंगे P1 कंप्लीट, P1 यहाँ पे है, इसकी कंप्लीशन टाइम हो जाएगी 13। P2 जो है लास्ट से देखेंगे, इसकी यहाँ पे है, इसकी कंप्लीशन टाइम 12। P3 के लिए, P3 इधर से हम लोग देखेंगे, इसकी कंप्लीशन टाइम 5। P4 का जो कंप्लीशन टाइम है वो हो जाएगा 9 एंड P5 जो है यहाँ पे है, इसकी कंप्लीशन टाइम 14। ओके, सो इसके बाद हम लोग को निकालना है टर्न अराउंड टाइम। सो गाइस हम लोग जानते हैं कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, सो कंप्लीशन टाइम है हमारे पास ये, अराइवल टाइम है ये, माइनस करके लिखेंगे 13 माइनस 0 13, 12 माइनस 1 11, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, 14 माइनस 4 10। ओके, एंड इसके बाद है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम भी हमारे पास हमें मालूम है, बर्स्ट टाइम जो हमारे पास जो पहला वाला था जो हमने कट करके लिखा, यानी कि ये 5 3 1 2 एंड 3, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, तो ये वाला से माइनस करना है, ये सब तो हमारे पास जो है कॉन्टेक्ट स्विचेस करके हमारे पास जो है वो रिजल्ट थे, हमने अपने इसको सॉल्व करके लिखा है। सो इससे माइनस करेंगे। सो 13 माइनस 5 8, 11 माइनस 3 8, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 3 7। ओके, सो ये हो गया हमारे पास टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। सो तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला जा रहा था कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो उसको हम लोग फाइंड आउट अब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सो 8 + 8 + 2 + 4 + 7, एवरेज निकाल रहे हैं। सो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास कितने 5 है, सो 5 लिखेंगे एंड एवरेज वेटिंग टाइम जो है हमारे पास वो होगा 13 + 11 + 3 + 6 + 10 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 5। सो ये होगा 29/5, दैट मीन्स 5.8 यूनिट एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 43 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 8.6 यूनिट। सो ये निकल गया हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में हम लोग को बोला था निकालने के लिए। गाइस इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास प्रोसेस की आईडी, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम जो है गिवन था और हम लोग को निकालने बोला था एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास अराइवल टाइम जो है नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि राउंड रॉबिन के केस में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, जिसमें प्रोसेस आईडी एंड बर्स्ट टाइम जो है गिवन रहेगा। सो उस केस में कि हम लोग क्या करेंगे ना, अराइवल टाइम को जो है 0 मान लेंगे। सो इफ अराइवल टाइम इज़ नॉट गिवन फॉर एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देन इट इज़ टेकन एज 0 फॉर ऑल द प्रोसेस। ओके, एंड अगर दिया हुआ रहेगा तो जिस तरीके से हम लोग अभी सॉल्व किए इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अगर हमारे पास जो टाइम क्वांटम जो है 2 यूनिट है, ये अगर इंक्रीज़ रहेगा, अगर ये टाइम क्वांटम अगर ज़्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट स्विचेस जो है वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट स्विचेस का मतलब क्या हुआ, ये जो है हमारे पास हम लोग को गैंट चार्ट को देखना है, यानी कि रनिंग क्यू को, ये वाला क्यू को हम लोग ध्यान से देखिए। हम ये जो लाइन है P1 के बाद जो हमने लाइन दिया, फिर P2 के बाद लाइन दिया, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट स्विचेस है। तो कितने नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट स्विचेस है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो है हमारे पास 8 नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट स्विचेस हैं। ये फर्स्ट वाले को हम लोग काउंट नहीं करना है क्योंकि इससे पहले तो कोई प्रोसेस आया ही नहीं था। P1 के बाद जो है प्रोसेस P1 जो है कंप्लीट हुआ, P2 अराइव हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इन दोनों में क्या हुआ, कॉन्टैक्ट स्विचेस रनिंग स्टेट में P1 चल रहा था, रन हो रहा था। फिर जब 2 यूनिट जैसे टाइम हुआ, जैसे ही 2 बज गया, CPU क्या किया, P1 को वापस से रेडी क्यू में डाल देगा, फिर बोलेगा अब मुझे दूसरा प्रोसेस दो। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग जो रेडी क्यू में जो प्रोसेस था P2 उसको हम लोग दे दिया। तो ये P1 जो है वापस चला गया और P2 जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया CPU से। तो ये क्या हुआ ना, कॉन्टैक्ट स्विचेस हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्विचेस। तो यहाँ पे P1 से में P2 में एक कॉन्टैक्ट स्विचेस, P2 P3 के लिए यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरीके से 8 कॉन्टैक्ट स्विचेस हमने यहाँ पे अभी काउंट किए। ये पहले वाले को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, लास्ट वाले को भी नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि P5 जो है लास्ट है। ये जब कंप्लीट हुआ तो CPU किसी
नेक्स्ट प्रोसेस को जो है नहीं लिया, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्विचेस नहीं हुए, तो ये लास्ट वाला और पहला वाला को नहीं लेना है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान, एक और चीज़ जो है, अगर टाइम क्वांटम कम रहेगा, जैसे यहाँ पे टाइम क्वांटम 2 यूनिट है, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचेस जो है ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर टाइम क्वांटम बढ़ जाएगा, अगर हम लोग टाइम क्वांटम को ज़्यादा कर देंगे, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए, मान लीजिए अगर हमने टाइम क्वांटम को 1 यूनिट करते हैं, 2 यूनिट पे तो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट स्विचेस आए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंड अगर हम लोग इसको 1 यूनिट करते हैं तो क्या होता है, P1 को हम लोग लेंगे 0 से 1 तक चलाएंगे, फिर हमारा CPU स्विच करेगा। फिर हम लोग P2 को लेंगे, फिर उसको भी 1 यूनिट तक चलाएंगे, फिर से हमारा CPU स्विच करेगा। तो अगर हम लोग टाइम क्वांटम घटा देते हैं तो कॉन्टैक्ट स्विचेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से हम लोग, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है रिस्पॉन्स टाइम है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करना है। रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है रिस्पॉन्स टाइम इक्वल्स टू CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब प्रोसेस को जब पहली बार CPU मिला वो वाला टाइम, उसमें से हम लोग अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। तो P1 के लिए देखेंगे, P1 को CPU फर्स्ट टाइम पे कब मिला है, P1 इधर से देखेंगे। हम लोग जब कंप्लीशन टाइम देखते हैं तो पीछे से देखते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम में हम लोग इधर से देखेंगे। तो P1 को CPU फर्स्ट टाइम पे मिला है 0 टाइम पे, सो 0 माइनस अराइवल टाइम 0 यानी कि 0। P2 को फर्स्ट टाइम पे CPU कब मिला, 2, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। P3 के लिए यहाँ पे P3 है, इसकी जो है यहाँ पे 4, CPU 4 टाइम पे मिला फर्स्ट टाइम, 4 माइनस 2 यानी कि 2। P4 यहाँ पे है, इसको CPU मिला है 7 पे फर्स्ट टाइम, 7 माइनस 3 यानी कि 4। एंड P5 कहाँ पर है, यहाँ पे 9 माइनस 4 5। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोसेस की रिस्पॉन्स टाइम। सो आई होप गाइज आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स में। सो लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।